बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। मीटियोर व्हेन एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इट बर्न्स, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, मीटियोर क्या होते हैं? मीटियोर ऐसे रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो सन के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और बाय चांस सम टाइम ऐसा होता है कि ये उस ऑर्बिट से निकलकर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे तो ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें आप ओवरऑल एयर कहते हैं। जब मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में विद ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर हुआ तो वो इस एयर की प्रेजेंस की वजह से फील करेगा एक स्ट्रॉन्ग एयर रेजिस्टेंस, और इस स्ट्रॉन्ग एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो मीटियोर ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव फोर्सेस उसकी स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेंगी और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से मीटियोर बर्न हो जाएगा। और जब वो बर्न होगा तो ऑब्वियसली एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके इस एटमॉस्फेयर को एज सच वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और उसकी जो आने वाली काइनेटिक एनर्जी थी वो इसी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्टिकल्स की हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। So its energy and momentum is transferred to the atmosphere। कैसे ट्रांसफर होता है मैंने अभी बताया कि जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो मीटियोर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी और वो बर्न हो जाएगा। When meteor enters into the denser atmosphere of the earth, it faces huge air resistance and due to this high resistance the meteor catches फायर एंड बर्न्स। इसकी एनर्जी और मोमेंटम इसी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। इसमें एक वॉच से रिलेटेड एनर्जी की टाइप पूछी गई है। डियर स्टूडेंट, ये वॉच वो नहीं है जिसके अंदर आप सेल यूज करते हैं। ये वो वॉच है जिसकी साइड पर एक वाइंडिंग मटेरियल लगा होता है, जिससे आप वाइंड करते हैं तो उसके अंदर मौजूद यानी वॉच के अंदर मौजूद स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो स्टोर्ड एनर्जी उस वॉच की नीडल्स की मूवमेंट को मेंटेन रखती है। अब इस सारे प्रोसेस में होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब आप उस वाइंडिंग के प्रोसेस को जनरेट करते हैं तो उस वॉच के अंदर बेसिकली एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है। जब आप उसको वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मौजूद स्प्रिंग कंप्रेस होता जाता है और जो वर्क आप वाइल वाइंडिंग परफॉर्म करते हैं वो वर्क उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप एक स्पेसिफिक वाइंडिंग के बाद रुक जाते हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हुआ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग उस स्टोर की हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नीडल्स ऑफ द वॉच। जितनी देर तक वो स्प्रिंग उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता रहता है, नीडल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करती हैं और नीडल्स वॉच की मूव करती रहती हैं। जब स्प्रिंग सारी स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर लेता है तो नीडल्स रुक जाती हैं। इसीलिए आपको दोबारा वाइंडिंग का प्रोसेस जनरेट करना पड़ता है, दोबारा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है और वो फिर से नीडल्स की मूवमेंट के प्रोसेस को जनरेट करता है। इस सारे प्रोसेस में होता क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग ऑफ वॉच में, और ये कैसे स्टोर होती है वो मैंने अभी आपको बताया। व्हाइल वाइंडिंग अ वॉच we are doing work against the restoring force of the spring. This work done is stored in the spring in the form of elastic potential energy, and then this elastic potential energy is converted into the kinetic energy. किसकी kinetic energy? Obviously needles की, जो move कर रही होती हैं वॉच पर,
और ये काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली क्या करती है, कीप्स द नीडल्स इन मोशन। सो जितनी देर तक ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, नीडल्स मूव करती रहती हैं। जैसे ही ये सारी स्टोर्ड एनर्जी यूज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, नीडल्स की मूवमेंट भी रुक जाती है। सो दोबारा आपको ऑब्वियसली फिर वॉच में वाइंडिंग करनी पड़ती है ताकि दोबारा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। सो ये सारा प्रोसेस भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही लिंक्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्टिंग सा है। अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट which breaks into pieces. What energy changes are involved? इसमें आपसे पूछा गया कि सपोज करें आपने एक कप को ड्रॉप कर दिया। वैसे तो सबसे पहले आपकी अम्मी की आवाज आएगी कि क्यों ड्रॉप किया है, क्या हो गया है, डांट पड़ेगी, यानी सबसे पहले तो आपको साउंड एनर्जी सुनाई देगी। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने साइंटिफिक वे में आंसर करना है तो ऑब्वियसली जब उसने हाथ में पकड़ा हुआ था कप तो उसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसने उसको ड्रॉप कर दिया तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो मूव करते हुए यानी काइनेटिक एनर्जी कैरी करते हुए अर्थ को हिट करेगा तो सबसे पहले आपको आवाज आएगी यानी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब वो कप अर्थ के साथ हिट करता है तो फ्रिक्शन इन अर्थ की वजह से थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फिर आपने नोटिस किया होगा कि जब कप ब्रेक होता है तो उसके पीसेस दूर दूर जाकर गिरते हैं। जो डाउनवर्ड मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा ब्रोकन पीसेस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में ओवरऑल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कप में। जब आपके हाथ में होता है उसे हम mgh कहते हैं। जब आपने उसे ड्रॉप किया तो वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। फिर ये काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर अर्थ को हिट करता है तो आपको क्या आवाज आती है जी, साउंड एनर्जी। और फिर उसमें हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसेस, यानी काइनेटिक एनर्जी इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में फाइनली कन्वर्ट हो जाती है। ये था कि किस तरह कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट बेसिकली रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। उसमें कहा गया है अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग वर्क। वैसे तो इसमें जहां एक वर्ड आ गया रेस्ट तो ऑब्वियसली जब रेस्ट होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। और वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो क्या होता है, 0 होता है। इसको डायरेक्टली रेस्ट के वर्ड से ही कुछ बच्चे कंक्लूड कर लेते हैं कि इसमें वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसमें क्योंकि रिलेटिव मोशन थोड़ी सी इन्वॉल्व है तो उसको समझ लेते हैं कि सपोज करें ये आपके पास एक स्ट्रीम है जिसमें बोट को आप अपस्ट्रीम रो कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो है डाउनवर्ड और जो बोट को आप मूव कर रहे हैं तो वो अपवर्ड मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी। अब आपने शोर पर यानी किनारे पर खड़े होकर किसी ने इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। अब जितनी स्ट्रीम की वेलोसिटी डाउनवर्ड है उतनी ही वेलोसिटी के साथ आप अपस्ट्रीम अगर रो कर रहे हैं तो नेट जो वेलोसिटी इसको मिलेगी वो 0 मिलेगी, या ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट बोट का ऑब्जर्व करेगा वो 0 ऑब्जर्व करेगा। इसमें कहा गया कि अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट, तो यस, किसके लिए वो रेस्ट पर है, एक शोर से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसके रेफरेंस से ये पर्सन जो बोट में बैठा हुआ है दैट पर्सन इज एट रेस्ट। नो वर्क इज डन बाय द मैन। वर्क किस तरह 0 हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पर्सन रेस्ट पर है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। वर्क डन भी क्या होगा, 0। इसमें जो पर्सन बोट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको वाटर की जो अप थ्रस्ट है वो बैलेंस कर रही होगी, नेट फोर्स 0 होगी। द अप्लाइड फोर्स ऑफ द मैन जस्ट बैलेंस द थ्रस्ट ऑफ द वाटर एंड नो डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, no displacement is covered, so no work done. Obviously इस सिचुएशन को आप यूं भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप खड़े होकर दीवार को पुश करना शुरू कर दें तो आप पूरा दिन फोर्स लगाते रहेंगे, लेकिन शाम को आप कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं क्योंकि मैंने बहुत वर्क परफॉर्म किया है।
लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आपने कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया होगा, क्योंकि वो दीवार जिस पर आप फोर्स लगाते रहे हैं उसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं किया। जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा तो चाहे आप जितने भी थक जाएं, साइंस यही कहेगी कि आपने कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया। ये तो था आज का 10th शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि 11th शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। 11th में पूछा गया, व्हाई एनर्जी सेवर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब। नॉर्मल बल्ब कौन सा था? वही बल्ब जिसमें येलो लाइट होती है और उसमें फिलामेंट को आप यूज करते हैं, और इसमें फिलामेंट के हीटिंग इफेक्ट से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उससे आप लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 फैक्टर्स को मैंने कंपेयर किया कि इन दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस, पावर लॉस और लाइफ टाइम कैसा होता है। रेजिस्टेंस अगर आप नॉर्मल बल्ब की बात करें तो उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल बल्ब का, जबकि एनर्जी सेवर्स में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। इसका रेजिस्टेंस क्योंकि हाई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पावर लॉसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर पावर लॉसेस लो होंगे। अगर पावर लॉसेस कम है एनर्जी सेवर्स में तो एनर्जी सेवर्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब। अब अगर लाइफ टाइम देखें तो जो नॉर्मल बल्ब है उसकी लाइफ टाइम शॉर्टर होती है। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मल बल्ब के अंदर जो आप फिलामेंट वायर यूज करते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आप बल्ब को जोर से शेक भी कर देते हैं तो वो जो वायर है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। इसकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से कम होती है, जबकि जो एनर्जी सेवर्स हैं इनका सेंसिटिविटी फैक्टर कम होता है, इनकी लाइफ टाइम लॉन्गर होती है और एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब इनकी लाइफ टाइम 10 टाइम्स ज्यादा होती है। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो एनर्जी सेवर्स हैं उनकी एफिशिएंसी नॉर्मल बल्ब की एफिशिएंसी के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम ज्यादा यूज करते हैं एनर्जी सेवर्स को, और एनर्जी सेवर्स बल्ब से जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी कम होती है, जिससे आपको बिल में भी ऑब्वियसली बचत होती है। आपका बिल अगर आप नॉर्मल बल्ब यूज करें तो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम आता है जब आप एनर्जी सेवर्स को यूज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।